हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, या आप उसको कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक, मतलब इंसुलेटर स्फीयर जो कि सॉलिड होगा। मतलब एक नॉन कंडक्टिंग हमारे पास स्फीयर है और वो सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है। इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, वो है चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। मतलब जब हम इसको चार्ज देंगे तो पहले हमारे पास केस में क्या होता था, कंडक्टिंग के केस में, कि जब भी चार्ज देते थे तो वो सरफेस पे आ जाया करता था। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसके दोनों केस कि इनसाइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फर्स्ट केस हमारे पास आता है आउटसाइड, मतलब जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो, उसका जो रेडियस है वो हमारे इस स्फीयर के रेडियस से ज्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो डॉटेड मैंने लाइन बनाई है ये गॉसियन सरफेस है हमारे पास, और ये अंदर वाला हमारे पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको हमने चार्ज दिया प्लस क्यू। ठीक, जैसे ही प्लस क्यू चार्ज दिया तो ये जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर। ठीक है। और इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, रो। आप जानते हैं रो जो है वो क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब कि चार्जेस कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक। अब यहाँ क्या होगा कि इससे आर डिस्टेंस दूरी पे हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा है। ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस के इतने से एलिमेंट को हम देखें जिसका एरिया डी ए है, तो वहां से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया वेक्टर है डी ए। तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स के फॉर्मूले से कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस लॉ हमारे पास था। ठीक है। फिर हमने जैसे ही यहां से डॉट हटाया तो डॉट हट के क्या आ गया, ई डी ए कोस जीरो, क्योंकि आप देखेंगे डी ए वेक्टर और ई वेक्टर में हमारे पास क्या है, एंगल जीरो है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां आ जाएगा हमारे पास क्यू इनसाइड की जगह कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक। तो इसका जो एरिया होता है, पूरा एरिया गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ई जो है वो कांस्टेंट था इसलिए बाहर आ गया, और 4 पाई आर स्क्वायर, इस डी ए का अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे निकल के आएगा। यहाँ पर मैंने ज्यादा कैलकुलेशन करके नहीं लिखा है, कुछ स्टेप्स बीच में से उड़ा दिए है मेरे मेरे द्वारा, क्योंकि ये जो है वो हमने कई बार कर लिया है, इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। केवल हमें इसके फाइनल रिजल्ट से यहाँ पे मतलब होना चाहिए। ठीक है। तो ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जैसे ही 4 पाई को हम यहाँ नीचे भेजेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये रिजल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि जब हमें आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसके द्वारा, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के द्वारा, जिसको कि हम डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं या इंसुलेटर कह सकते हैं, तो वो क्या आएगा हमारे पास, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। सेकंड केस की तरफ चलते हैं कि जब उस सॉलिड स्फीयर के अंदर ही कोई पॉइंट हो और हमें वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, तब मतलब यानी कि स्मॉल आर इज लेसर देन कैपिटल आर, मतलब कि जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे वो अब की बार उस स्फीयर के अंदर लेंगे, इसलिए उस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है इस स्फीयर के रेडियस से कम होगा। ठीक। वही फॉर्मूला हमने लगाया है, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कोस जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में हमारे पास क्या है, 0 डिग्री का एंगल। तो फाई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको नाम दे दिया। अब गॉस लॉ का यूज करेंगे कि फाई जो है वो क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे जो है वो देखने वाली बात है कि क्यू इनसाइड को हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आपको याद होगा कि हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो होता है हमारे पास Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर Q को मैं लिखना चाहूँ तो Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है। तो Q जो है वो रो, और वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारे पास स्फीयर का, वो हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यू। तो वही मैंने रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ लिखा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं कंपेयर कराता हूँ तो E निकल के मेरे पास आता है, और वो आता है रो R/3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। मतलब हमारे पास यहाँ से क्या पता लग रहा है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस बार स्मॉल आर के। मतलब जैसे जैसे आप स्मॉल आर बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे आप सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस की ओर जाएंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो इसको हम अगर रो को यहाँ पर खोल दें, यानी कि रो की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करना चाहें, रो की वैल्यू ये होगी क्यू अपॉन वी। तो अगर हम इसको यहाँ पुट कर दे तो हमारे पास ई निकल के आ जाएगा के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, गॉसियन सरफेस का रेडियस, और कैपिटल आर जो है वो क्या है, वो फिक्स्ड है, और वो है हमारे पास इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस। ठीक है। तो यहाँ से दोनों फॉर्मूले एक ही है, लिखने का तरीका जो है वो इनका बदल गया, लेकिन यहाँ से मेन बात क्या पता लग रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। मतलब अगर
उस स्फीयर के अंदर की आप बात करें तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उसके सर्कमफेरेंस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही आप सर्कमफेरेंस को छोड़ के बाहर की साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड के केस में प्रोपोर्शनल है 1/r² के, या आप कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए हमने यह ग्राफ प्लॉट करा है इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो है वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, और एक्स एक्सिस पे आर डिस्टेंस जो है वो मैंने लिया है। तो इनसाइड के केस में आप देखेंगे कि हमारे पास क्या था कि ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे ई जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे मैंने आर को बढ़ाया, ई जो है वो अपने आप बढ़ता गया। कहां तक बढ़ेगा? इसकी बाउंड्री तक, इस स्फीयर की बाउंड्री तक। और जैसे ही मैं बाउंड्री क्रॉस करता हूं यानी आउटसाइड जाता हूं तो ई जो है वो हमारे पास डिक्रीज होता जाएगा। किस तरीके से? ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² के तरीके से, यानी कि ये जो है वो हमारे पास ये डिक्रीमेंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिया कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो कि डाइलेक्ट्रिक है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा। कल हमने बात करी थी कि अगर हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे वो होलो हो चाहे वो हमारे पास सॉलिड हो, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये स्फीयर का पूरा खेल जो है वो हमने खत्म कर दिया है। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।